देखिए, हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, और डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने आपको 2 स्टेप समझा दिया था। इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या है भाई, वो जगह जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वो जगह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है, ओराई साइट कहलाता है। सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ी बात है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओराई साइट के दोनों साइड चलता है अनवाइंडिंग, और दोनों ही साइड चलेगा न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। ठीक है, बस बात ध्यान रखने वाली बात यही थी कि डीएनए रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल प्रोसेस, और यहाँ पे बाय डायरेक्शन का मतलब ये था कि ओराई साइट के दोनों ही साइड में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बस ये बात ध्यान रखना था। ठीक है, मैं आपको एक बार जल्दी से फिर से डायग्राम बना के समझा दूं। ये देखो, ये डीएनए था। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो भाई, ये मैंने दिखाया। मैंने कहा सपोज करो यहाँ पे ओराई साइट है। ठीक है, तो इस ओराई साइट, अच्छा ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या होता है भाई, इनिशिएशन पॉइंट है, यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओआरआई साइट। तो इनिशिएशन में बस इतना ही तो बात समझाए थे, और कोई बात थोड़ी ना समझाए थे। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले एक एंजाइम आके बाइंड होगा, जिस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। याद करो, हेलिकेज का एक मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड हुआ, और हेलिकेज का एक मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड हुआ। अब हेलिकेज का एक मॉलिक्यूल इधर की तरफ चलेगा, और एक मॉलिक्यूल इधर की तरफ चलेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते चलेगा। नतीजा यूं होगा, देखो ये खुल जाएगा स्ट्रैंड, पूरा का पूरा हेलिक्स खुल जाएगा। एक हेलिक्स खुल गया, बाकी नीचे जैसे बाइंडअप थे वो अभी फिलहाल के लिए बाइंडअप ही रहेंगे, जब बढ़ेगा वो आगे तब। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका बाइंडेड पार्ट, ये रहा बाइंडेड पार्ट। अब तक हुआ क्या भाई, हेलिकेज बॉन्ड तोड़ते तोड़ते एक इधर पहुंच चुका है और एक इधर पहुंच चुका है। ये दोबारा से जुड़ ना जाए इसलिए हर न्यूक्लियोटाइड के साथ यहाँ पे क्या जुड़ गया, SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ गया। यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ गया हर न्यूक्लियोटाइड के साथ। ये क्या भाई, SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ गया। ये क्या कर रहा है, अब फिर से दोबारा बेस पेयरिंग को रोक रहा है और रिक्वायलिंग को रोक रहा है। तब तक हेलिकेज और आगे बढ़ेगा, और फर्दर आगे कंटिन्यूटी में खुलता रहेगा। नतीजा ये होगा, लास्ट में हेलिक्स का सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा भाई साहब। लास्ट में हेलिक्स का सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा, स्ट्रैंड तो खुल जाएगा पूरा, लेकिन लास्ट में हेलिक्स का क्या हो जाएगा, सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा। तब तक साथ ही साथ इधर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन भी चल रहा है। ठीक है, ये स्ट्रैंड का फॉर्मेशन भी चल रहा है साथ ही साथ। हाँ, स्ट्रैंड का फॉर्मेशन भी चल रहा है भाई साथ ही साथ, स्ट्रैंड का फॉर्मेशन भी साथ ही साथ चल रहा है। ये बात ध्यान रहे कि स्ट्रैंड का फॉर्मेशन साथ ही साथ चल रहा है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। तब तक हेलिकेज यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जब न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, तो जिस टाइम न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा उस टाइम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन हट जाता है। वो तो बस इसलिए यहाँ आया है कि जस्ट रिक्वायलिंग ना हो, उसको रोकने के लिए। फिर लास्ट में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है, मैंने कल बताया था, टोपो आइसोमेरेज, लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए गाइडेज नाम है उसका, डीएनए गाइडेज। ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पे कट लगाता है, दोनों ही एंड पे एक स्ट्रैंड में कट लगाता है। बस जिस स्ट्रैंड में कट लगाता है, वो जिस डायरेक्शन में सुपर क्वाइलिंग हुआ है उसके एंटी डायरेक्शन में घूम के अपने स्ट्रेस को रिलीज कर लेता है, और अगेन वो फिर से क्या हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है। ठीक है, अगेन बाइंड अप हो जाता है तो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तब तक में उसको खुलना होता है तो खुल जाता है, लास्ट में रेप्लिकेशन लास्ट वाले में भी होना होता है तो हो जाता है। और जब लास्ट में रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ये स्टैंड अलग, ये स्टैंड अलग, तब तक इसके साथ भी पूरा एक स्टैंड बन चुका होगा, इसके साथ भी बन चुका होगा, फाइनली एक से 2 डीएनए बन जाएगा। तो ये सब बातें तो हम लास्ट क्लास में देख ही चुके थे कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का रोल तो अभी कहीं आया ही नहीं है, बस उसके बारे में समझे हैं। ठीक है, और अदर एंजाइम कौन कौन से आएगा भाई साहब, एंजाइम की अगर हम बात करेंगे तो हेलिकेज एक एंजाइम है, टोपो आइसोमेरेज एक एंजाइम है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये बस क्या करा रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन को रोक रहा है। बस इतना ही काम हुआ भाई साहब, आगे तो कुछ हुआ नहीं अभी। अब होगा जो होगा, नया स्टैंड तो अब बनेगा ना। यहाँ तक अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो नहीं आएगा आगे से। कुछ बच्चे केमिस्ट्री का टेस्ट देने के लिए छुट्टी लेके गए हैं, कुछ बच्चे जो है अभी तक
घर के कामों में लगे हुए हैं। तो ठीक है, जो भी बच्चे आए हैं वो लाइव का मजा ले रहे हैं। देखिए लाइव का अलग मजा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लाइव में आप ऑन द स्पॉट डाउट पूछेंगे, रिकॉर्डेड देखने के बाद आप डाउट करेंगे। रिकॉर्डेड से पढ़ लेते तो आप यहाँ थोड़ी आते, संभव नहीं है। यहाँ तक अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए जल्दी से। अतीक एनी प्रॉब्लम यहाँ तक अनवाइंडिंग तक? नो सर। ज्योति? नो सर। विभा? नो सर। निशा एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आधा घंटा है, पर्याप्त समय है, एकदम मस्त समझेंगे न्यूज ट्रेंड सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि अगर आप गौर करोगे ना, गौर करोगे तब ये वाला पूरा पोर्शन आपको वाई की तरह दिखेगा। ठीक है, एक वाई यहाँ दिखेगा और एक वाई आपको इधर दिखेगा अगर आप गौर करोगे तो। और आई साइड के दोनों, ये और आई साइड था यार, और आई साइड भूल मत जाना कहाँ था, ये और आई साइड था। तो और आई साइड के एक इस डायरेक्शन में आपको वाई दिख रहा है, दिख रहा है ना जी, और एक इस डायरेक्शन में आपको वाई दिख रहा है। इस वाई को हम लोग बोलते हैं क्या, रेप्लीकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? रेप्लीकेशन फॉर्क। इधर भी एक रेप्लीकेशन फॉर्क है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, नहीं समझिएगा तो आगे दिक्कत होगा। आगे क्वेश्चन आप समझ के नहीं अटेम्प्ट करेंगे, रट्टा मारा हुआ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट में आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलो बताओ भाई लोग, ये वाला कौन सा स्टैंड है? अगर मैंने माना इसको कि 3 to 5 डैश स्टैंड है, तो ये वाला 5 to 3 डैश होगा कि नहीं होगा? बगल वाला बिल्कुल होगा, क्योंकि डीएनए के दोनों स्टैंड कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल इन नेचर। तो यहाँ पे भी वही होगा सीन। समझना ध्यान से, टेक्निकल पॉइंट है ये। 3 डैश to 5 डैश और ये वाला 5 डैश to 3 डैश। ये और आई साइड था, और आई साइड को भूल मत जाना। ठीक है, मैंने क्या कहा ना आपको कि जो रेप्लिकेशन होता है वो और आई साइड के दोनों ही साइड चलता है। इधर भी चलता है रेप्लिकेशन, मतलब कि न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, और इधर भी चलता है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से स्टार्ट हो जाए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी समझाया, ओराई साइट वो खास जगह है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और ओराई साइट से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और फिर सुनिए, नए बनने वाले स्ट्रैंड का डायरेक्शन हमेशा 5 डैश to 3 डैश रहता है, इसीलिए टेम्पलेट का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? 5 डैश टू, सॉरी, टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 डैश to 5 डैश। यानी कि डायरेक्शन जो टेम्पलेट का 3 डैश to 5 डैश होगा, 3 डैश से बनना स्टार्ट होगा। बच्चे यहाँ पर भयानक कंफ्यूजन में रहते हैं। आराम से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज ओआरआई साइट। ठीक है, ये पूरा ओआरआई साइट है। ओके, अगर मैं बोलूं कि ओआरआई साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो ओआरआई साइट तो एक इंटरमीडिएट साइट है भाई साहब। यहाँ तो आपको 3 डैश एंड और 5 डैश एंड तो दिख ही नहीं रहा होगा, है ना? टेक्निकली तो आप कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए कि सर यहाँ इंटरमीडिएट साइड पे तो 3 और 5 को चाहिए नहीं है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो आप डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ से क्या स्टार्ट कर रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ गए? अतीक कैमरा बंद क्यों कर रहा है बीच में? नेटवर्क एरर है या बंद कर रहा है? समझ गए? तो बात ये है कि सर इंटरमीडिएट साइड पे 3 डैश 5 डैश एंड तो हमें दिख ही नहीं रहा, अब दिखेगा। है यहाँ पे 3 डैश एंड, यहाँ पे भी है, और 5 डैश यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब दिखेगा आपको, कैसे दिखेगा? आइए मैं कहता हूँ, ये जो ओराई साइट है, इसको जब मैं वाई बनाता हूँ इस तरीके से, अभी मैंने कहा ना ऐसे आप करोगे तो ये वाई दिखेगा, ऐसे इधर भी एक वाई दिखेगा, ये ऐसे वाई वाई फॉर्क दिखेगा। तो मैं कहता हूं यहाँ पे कोई तो एक न्यूक्लियोटाइड होगा यार ऐसा, जो अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा होगा, और यहाँ पे एक कोई तो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, यहाँ पे भी एक कोई तो न्यूक्लियोटाइड ही होगा ना यार, क्योंकि डीएनए इज व्हाट? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? बीच में ये रहा सुगर भाई, ये सुगर है कि नहीं है? इधर क्या है भाई? नाइट्रोजनस बेस है, एनी प्रॉब्लम? इधर क्या है? फॉस्फेट है। अरे बोलो,
इसमें भी इधर क्या फास्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है। न्यूक्लियोटाइड में ये तो होता है भाई। चलो भाई ये भी शुगर है, इधर नाइट्रोजन बेस है क्योंकि पेयरिंग करता है, बेस पेयरिंग तब ना डबल स्टैंडर्ड बनता है। इधर फॉस्फेट, शुगर, इधर नाइट्रोजनस बेस, इधर फॉस्फेट। गौर से समझना मैं जो बोलने जा रहा हूं। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और यहाँ पर जो बॉन्ड है ये वाला, दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। आपको पता है ये बात, ठीक है। अगेन यहाँ पे दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं नाम नहीं लिखूंगा बार बार टाइम पास करने। दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने तो आपको सिखाया ही है, अब मुझे बताना, जिससे मैं पूछूंगा वो बताना। बताओ अतीक, इस शुगर का कौन सा कार्बन इस फॉस्फेट से जुड़ा होगा? बोलो। फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन। और इस शुगर का कौन सा कार्बन इस नाइट्रोजन के बेस के साथ जुड़ा होगा, मतलब नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा होगा? फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन। इसमें भी सेम कहानी होगा, राइट? बिल्कुल। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है शुगर का, डीऑक्सीराइबोस शुगर है यहाँ पे। और फिफ्थ कार्बन जुड़ा रहता है किससे भाई? पेंटोज पार्ट से, मतलब सॉरी फॉस्फेट पार्ट से। अब बात आ रही है किसकी? थर्ड कार्बन की। ये रहा आपका थर्ड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन हियर। कहाँ लिखूं मैं, किस कलर से लिखूं? इस कलर से लिख दूं चलेगा? दिस इज थर्ड कार्बन। नहीं दिख रहा है, किस कलर से लिखूं भाई? लो इसी से लिखता हूँ। दिस इज थर्ड कार्बन ऑफ दैट शुगर। तो ये वाला थर्ड कार्बन इसके साथ तो बाइंडेड है ना भाई, इस फॉस्फेट के साथ, इस फॉस्फेट के साथ। ये सब पहले सिखा चुका हूं यार। अगेन इस शुगर का थर्ड कार्बन जो यहाँ अगला न्यूक्लियोटाइड होगा उसके साथ बाइंडेड होगा। बिल्कुल होगा भाई, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगले के साथ बाइंडेड होगा, अगला न्यूक्लियोटाइड के साथ। अगेन हियर इस शुगर का थर्ड कार्बन। अब बताओ इस शुगर का अगर मैं इसमें अगर मैं थर्ड कार्बन इधर की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, 1 मिनट, मैं इसमें थर्ड कार्बन इधर नहीं दिखाऊंगा, इधर दिखाऊंगा। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बेटा। मैं बोल रहा हूं कि इस कार्बन का, इस मतलब इस शुगर का थर्ड कार्बन इधर अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ है, इधर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही इस शुगर का भी, इस वाले शुगर का थर्ड कार्बन, इस वाले शुगर का थर्ड कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये लो ऐसे। और इसका अगले वाले के साथ, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, अगला न्यूक्लियोटाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, उसके साथ जुड़ा होगा। और इस वाले का इसके साथ। तो जो इधर ये वाला न्यूक्लियोटाइड एक और होगा, इसका भी शुगर का थर्ड कार्बन इसके फॉस्फेट के साथ जुड़ा होगा। ऐसे ही जुड़ता है, ऐसे ही चेन बनता है, मैंने आपको सिखाया है। तो बताओ जो ये वाला स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रैंड जहां पे भी लास्ट हुआ होगा, उसका जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, उसका जो शुगर होगा, उसका जो शुगर होगा, उसका वह जो फॉस्फेट होगा शुगर के साथ अटैच, वो तो इधर किसी के न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा नहीं होगा, तो वो तो फ्री रह गया होगा, तभी तो उसको बोला 5' एंड। और यहाँ पर इस स्ट्रैंड में, यहाँ पर इस स्ट्रैंड में जो लास्ट में ये जो न्यूक्लियोटाइड आया होगा, ये वाला फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। यहाँ जो लास्ट में न्यूक्लियोटाइड आया होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड आया होगा, इसका जो शुगर होगा, उस शुगर का जो थर्ड कार्बन होगा, क्योंकि इस शुगर का फॉस्फेट जो है, ध्यान दीजिएगा, इस शुगर का फॉस्फेट पिछले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ तो जुड़ा होगा, लेकिन इसका जो थर्ड कार्बन है उस पे जो OH है वो फ्री रह गया होगा, तब तो ये एंड 3' एंड कहला रहा है। ये बात कितनों को समझ में आया? अरे ये बात कितनों को समझ में आया? ये बात उन्हीं को समझ में आएगा जो लास्ट क्लास में, मतलब कि पहले वाले क्लास को ढंग से किए हैं। अब जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे उनको क्या घंटा समझ में आएगा? उनसे पूछने वाला कौन है? देखो रिकॉर्डेड। चलिए, तो ये बात मैंने आपको समझाया भाई। अब इस वाले पार्ट, इस वाले चेन में आइए। क्या इस वाले चेन में सीन जस्ट अपोजिट रहा होगा? मैं उतना डिटेल में घुसूंगा नहीं, बस आप समझ जाइएगा कि इस वाले चेन में फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इधर रहा होगा, और कहीं ना कहीं उसके शुगर का
फास्फेट जो पार्ट है शुगर से अटैच्ड, वो किसी से बाइंड अप नहीं हुआ होगा, वो फ्री रहा होगा, तो इसको आप 5' एंड बोलर है। और ऐसे ही जो इसका इधर लास्ट न्यूक्लियोटाइड रहा होगा, उसका जो शुगर है, उसके शुगर का 3rd पोजीशन पर OH फ्री रह गया होगा, तभी आप इसको 3' एंड बोलर है। ठीक है भाई साहब, ये बात तो आपको पहले से पता है, फिर ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ? हमारा तो सवाल कुछ और ही था। सवाल भूल गए क्या? सवाल ये है कि सर इंटरमीडिएट साइड पे 3' पोजीशन कहाँ दिखेगा, जहां से ओरिजिन मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि सर ओरिजिन तो रेप्लिकेशन तो हमेशा 3' एंड से स्टार्ट होता है सर, लेकिन सर 3' एंड तो किनारे पे दिख रहा है दोनों स्टैंड में अपोजिट डायरेक्शन में। सर इंटरमीडिएट साइड पे कहाँ दिख रहा है? ओराई साइड तो आप यहाँ पे बता रहे हो। हाँ, यही तो खास जगह है, यही तो वो खास जगह है जहां पर बाइंड अप होगा सब कुछ, अनवाइंडिंग हो जाएगा जब सब कुछ। तो अनवाइंडिंग होने के बाद एक बात बताइए मुझे, ये जो 3rd वाला कार्बन है इसका, ये जो इसका जो ये वाला शुगर है, इसका 3rd कार्बन किसके साथ अभी आपको अटैच दिख रहा है? इस वाले शुगर का 3rd कार्बन अगले वाले के साथ अटैच दिख रहा है, और इसका इसके वाले के साथ अटैच दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए कि इसके 3rd वाले को फ्री किया जाए, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ? इसके 3rd वाले को अगर फ्री किया जाए तो ऐसा संभव है? कितनों को लग रहा है संभव है? अच्छा, और इस वाले में अगर 3rd वाले को फ्री किया जाए, और मान लीजिए इसमें मैं 3rd वाले को फ्री कर रहा हूं, तो इसमें 3rd वाला किधर की तरफ फ्री होगा? इधर की तरफ। ठीक है, और इसमें किधर की तरफ फ्री होगा? इधर की तरफ। देख लो ना, 3' इधर उधर की तरफ फ्री होगा। तो कुल मिला के सीन ये है कि आपको उस स्टैंड के बीच में जाके घुस के, जहां पे ओआरआई साइट है, ओआरआई साइट के दोनों ही साइड आपको 3' को फील करना पड़ेगा कि उसको आप फ्री कर सकते हैं। कितनों को मेरी बात पल्ले पड़ रही है? मैं जो डीप बात कर रहा हूं, फ्री है नहीं ओआरआई साइड के दोनों साइड, लेकिन 3' पोजीशन आप अगर फ्री करने की कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगा। ज्योति समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अरे निशा, यस सर। चलिए तब मेरा मतलब न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया सार्थक है। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया सार्थक है। तो कुल मिला के इसका 3' वाला इधर होगा, इसका 3' वाला इधर होगा। तो अब के बाद मैं क्या करने वाला हूं ना, वाई फॉर्क बनाने वाला हूं। ऐसे आपको पता है दिस इज वाई फॉर्क, और इस वाई फॉर्क में मैं यहां लिख दूंगा 3' और यहां लिख दूंगा 5', और इसमें यहां लिख दूंगा 5' और यहां लिख दूंगा 3'। अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या ये वाई फॉर्क कट के अलग हुआ है? नहीं, अलग नहीं हुआ। केवल इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, ऐसे 3' वाले को फ्री किया गया है। बस क्या किया गया? 3' वाले को फ्री किया गया है, और कुछ नहीं है। ये 3' एंड को हमने फ्री किया है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने लोग समझ रहे हैं? हमने ओआरआई साइट पर ये 3' को फ्री किया है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज ये 3' वाला अटैच्ड है अगले न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट से फास्फा बॉन्ड बना के। मैं अगला फॉर्क इधर बनाऊंगा, एक फॉर्क इधर भी बनाऊंगा मैं। तो मैं इसमें जो यहां पर लिखूंगा, अगर मैंने इसको यहां से फ्री किया मैंने, तो इसका 3' फ्री हुआ होगा। तो इस वाले का क्या फ्री हुआ होगा? 3' या 5'? इस वाले का फ्री हुआ होगा 5', क्योंकि मैंने इसके 3' को फ्री कैसे किया है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तोड़ के। कौन सा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तोड़ के? यहाँ पे जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था वो मैंने तोड़ा है। तो जब तोड़ा है तो ये इसका 3' वाला इधर ये यहां से मैंने इसको फ्री किया, तो इसका 3' वाला पार्ट फ्री होगा और इसका 5' वाला पार्ट फ्री होगा। मतलब यहाँ पे 5' आ जाएगा और इसमें अपोजिट डायरेक्शन आएगा 3'। कितनों को ये बात समझ में आया? मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें डायरेक्ट स्किप करके बोल रहा हूँ, क्योंकि हर बात लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया कि यहाँ 3' एंड फ्री होगा और 5' एंड फ्री होगा, कुल मिला के फ्री हो नहीं रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओआरआई साइट के जस्ट ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड और ओआरआई साइट के
जस्ट नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड का 3' मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगा, एक इधर मिलेगा और एक इधर मिल जाएगा। ये बात कितनों को समझ में आ गई? ये बात कितनों को समझ में आ गई? ओराई साइट के जस्ट ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग में, ओराई साइट के जस्ट ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर है उसमें एक साइड 3' वाला आपको फ्री मिल जाएगा और एक साइड में अपोजिट डायरेक्शन में 3' वाला फ्री मिल जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल इन नेचर है। और ये फ्री हुआ नहीं है, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना ऐसा। फ्री तो लास्टली यहाँ है, फ्री तो लास्टली यहाँ है। तो हमने ऐसा अज्यूम किया कि ये 3' के मतलब कि ओराई साइड के ऊपर नीचे 3' जिस किनारे में फ्री है, देखिए इधर इस वाले में इधर फ्री है तो मैंने इसमें इधर फ्री माना, इस वाले में इधर फ्री है तो इसमें इधर मैंने फ्री माना है। अब यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये वो जगह रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब समझेगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ। ये वाला रेप्लिकेशन जहां तक मतलब कि ये वाला फर्क जहां तक खुला है, अरे कहीं तो खुला होगा, तो जहां तक खुल गया है क्या यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोटाइड रहा होगा? हाँ बिल्कुल रहा होगा जी, अरे रहा होगा ना। क्या ये वाला जो खुल रहा है क्या यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड रहा होगा? हाँ भाई बिल्कुल रहा होगा, क्यों नहीं रहा होगा? तो एक बात बताइए, अगर इस वाले एंड में यहाँ पे 3' एंड फ्री रहा है और यहाँ पे 5' एंड फ्री रहा है, तो मुझे बताइए इस वाले में यहाँ पे क्या फ्री रहा होगा? यहाँ पे 3' और यहाँ पे 5'। कितनों को समझ में आ रहा है? इस वाले में भी यहाँ पे क्या हुआ? सर एक बार फिर से बताइए, ये वाला अभी बताइए। पूरा फिर से बताऊं या फिर ये वाला स्टेप फिर से बताऊं? नहीं सर, अभी जो बताया ना वहाँ पे वही वाला। मुझे लगता है दोबारा एक बार डायग्राम बना लूं क्या फिर से, या फिर इसी में समझा दूं? अगर इसी में समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा डायग्राम बना दूंगा। आ जाओ, इस वाले स्ट्रैंड को जब मैंने काटा तो यहाँ पे अगर 3' एंड फ्री रहा है, एक बात पता है मुझे लग रहा है ना कि मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ। बोलो कैसे? जब मैंने डायग्राम बनाया तो इस वाले में इस किनारे पे मैंने यहाँ लिखा 3' एंड फ्री है, तो जब मैं फ्री मानूंगा यहाँ पर तो इसका तो 5' फ्री होगा ना जी। उल्टा हो गया यार, अरे उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हम फिर से लेते हैं इस पॉइंट को, हम फिर से समझाते हैं। अनवाइंडिंग तक सारा बात समझ में आ गया था? हमारा सवाल ये था, उल्टा हो गया, अब इसको मैं सही करूंगा तो घिसपिच हो जाएगा। मैं फिर से डायग्राम बना के समझा देता हूँ, डोंट वरी। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है जब नया स्ट्रैंड बनता है तो ओराई साइड के दोनों साइड बनता है, ठीक है। और रेप्लिकेशन का जो नया स्ट्रैंड बनना जब स्टार्ट होता है तो केवल 3' एंड पर ही बन सकता है, स्टार्टिंग वहीं से हो सकता है, क्योंकि 3' एंड से जब स्टार्टिंग होगा तो नए वाले स्टैंड का वो 5' एंड होगा, उसके सामने जो बनेगा, राइट? बोलो बात सही है कि नहीं? और ऐसे ही इधर भी कहीं पे 3' एंड होगा, उसके सामने जो बनेगा 5' एंड बनेगा, न्यू स्टैंड 5 to 3' बनता चला जाएगा। तो मुझे बस ये समझना है कि इंटरमीडिएट साइड पर 3' एंड फ्री कहाँ है, कहाँ दिख रहा है? दिख तो नहीं रहा है ना, यही मुझे तुम्हें दिखाना है। मैं दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा था लेकिन उल्टा हो गया, कोई बात नहीं है, मैं सही करके बताता हूँ। आ जाओ, ये देखो, इधर इधर देखो, मैं ये फॉर्क ले रहा हूं, फॉर्क ऐसा बना था कुछ, ये फॉर्क एक वाई बना, ठीक है। ऐसे ही आपको एक वाई इधर दिखेगा, अब मैं अच्छे से दिखा रहा हूं, देखो गौर से, ठीक है। और इसके बीच में कई सारा न्यूक्लियोटाइड रहा होगा, वो सब अब मैं नहीं लिखने वाला हूँ। ये हमारा ओराई साइड था, ठीक है। और मैं इस बीच में कई सारे न्यूक्लियोटाइड ले रहा हूँ, चलो मैं 3 या 4 लेके दिखा देता हूँ। चलो, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा ओराई साइड के जस्ट ऊपर, अगला न्यूक्लियोटाइड ये रहा ओराई साइड के जस्ट ऊपर, और अगला न्यूक्लियोटाइड ये रहा उसके जस्ट ऊपर, मतलब ओराई साइड के जस्ट ऊपर, ऊपर के ऊपर, ठीक है। ऐसे इधर भी रहा होगा ना,
ऐसे इधर भी रहा होगा एक। अब आपको पक्का समझ में आ जाएगा, मैं डायग्राम थोड़ा फैलम फैले बना रहा हूं। ऐसे मान लो इधर भी था, ठीक है, उसका जस्ट नीचे, नीचे के नीचे और नीचे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें होती है, आपको पता है, न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें होती है, आपको पता है, ठीक है। अब मेरा अजम्पशन स्टार्टिंग से क्या था कि इसको मैंने 3 to 5 माना है और इसको मैंने 5 to 3 माना है, ठीक है। तो ये अजम्पशंस के अकॉर्डिंग ही मुझे बातें प्रूफ करनी है। मैंने कहा ये इधर इसका 3' एंड फ्री है और इसका इस साइड 5' एंड फ्री है, ठीक है। इसका इस साइड 5' एंड फ्री है और इसका इस साइड 3' एंड फ्री है, ठीक है। मैंने जो यहाँ बातें करी है, एक फर्क के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो ओवरऑल यहाँ पे ये एक पूरा फर्क खुला है, तो इसमें और भी न्यूक्लियोटाइड होगा। आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा 2 और, बना दूं क्या? क्योंकि एक एक फर्क में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं ना, तो बना दूं क्या? लो, नहीं बना रहा हूं मैं, आप समझ गए होगे 5 होगा, ठीक है, जगह हमारा कंजस्टेड हो जाएगा। कुल मिला के इधर 3' एंड फ्री है, इधर 5' एंड फ्री है, इधर 5' और इधर 3' एंड फ्री है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये शुगर है, सब में शुगर है, सारे न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, शुगर सभी में है, शुगर तो सभी में है। पहले मैं अभी आपको जो बात फील कराना चाह रहा हूँ वो आप फील करो। स्ट्रैंड के सिंथेसिस में कुछ भी नहीं रखा है, वो तो बिल्कुल एकदम आसान सा है। जहां बच्चे फंसते हैं मुझे वो क्लियर करना है, ठीक है। चलिए, इसका नाइट्रोजनस बेस इधर की तरफ होगा, सभी का नाइट्रोजनस बेस हेलिक्स में अंदर की तरफ होता है, तब ना वो दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ H बॉन्ड बनाता है। तो इसका नाइट्रोजनस बेस इधर की तरफ होगा। नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जिस बॉन्ड से जुड़ता है उस बॉन्ड का नाम है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट जी, उस बॉन्ड का नाम है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सभी शुगर ऑलरेडी पहले फॉस्फेट से जुड़ के ही आए हैं, तभी तो न्यूक्लियोटाइड बना है। जिस बॉन्ड से जुड़े हैं उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। हर डीऑक्सीराइबोस शुगर एक फॉस्फेट से जुड़ा है जिस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जब एक शुगर, पेंटोस शुगर और एक फॉस्फेट और एक कोई भी नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन या पैरिमिडिन, यूनाइट हो जाते हैं तो होल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। इसमें इस बॉन्ड का मैं एक जगह बस नाम लिख रहा हूं, दिस बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। हियर दिस बॉन्ड इज आल्सो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। एंड हियर दिस बॉन्ड इज N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। H बॉन्ड टूट चुके हैं तभी तो सेपरेट हुआ है ये। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि इस वाले में, मैंने कहा इस शुगर का जो यहाँ पर कार्बन है वो कार्बन नंबर 5 है और यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन नंबर 1 है, ऐसे हर जगह है। और इस कार्बन का जो थर्ड वाला, मतलब इस शुगर का जो थर्ड वाला कार्बन है वो इधर की तरफ है, ओके। मैंने कहा इस वाले न्यूक्लियोटाइड का भी यहाँ पे 5th कार्बन है और यहाँ पे 1st कार्बन है और इसका थर्ड कार्बन इधर की तरफ है। ये पूरा चेन बना है। इस चेन का जब भी कभी सिंथेसिस हुआ होगा, जब भी कभी सिंथेसिस हुआ होगा किसी डीएनए से बना होगा, तो उस दौरान ये रहा होगा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, बेसिकली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये रहा होगा लास्ट न्यूक्लियोटाइड। अरे मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में फर्स्ट लास्ट मान रहा हूं, अदरवाइज लास्ट तो यहाँ पे होगा ना, लास्ट न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही इस वाले में ये रहा होगा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जब भी कभी इसका सिंथेसिस हुआ होगा तो ये रहा होगा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, और ये रहा होगा लास्ट न्यूक्लियोटाइड। यहां तक कितनों को समझ में आ गया? याद कर रखिए, यहां तक कितनों को समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप समझिए, ये जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड रहा होगा उसका ये यहाँ पे 5th कार्बन है, ये 1st कार्बन है और यहाँ है उसका 3rd कार्बन, ठीक है। ऐसे ही इसका भी रहा होगा, यहाँ पे दिस इज 5th कार्बन,
this is first carbon and here this is the third carbon. ऐसे ही सभी का रहा होगा. मैं इसके एक नीचे और लिख देता हूं. This is third carbon, this is first carbon and this is here fifth carbon. Again here third carbon, first carbon and here fifth carbon. Again here opposite direction में है fifth carbon, first carbon, here third carbon. Again here this one is fifth carbon, first carbon and here this one is third carbon. आप लोगों को मैंने सिखाया है कि जब इस चेन का सिंथेसिस हो रहा होगा तो ये पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है, तो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के साथ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड का भी नाम होगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. और इस दौरान आने वाले जो न्यूक्लियोटाइड है वो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के साथ अटैच होता है. और कौन अटैच होता है? उसका फॉस्फेट पार्ट उसके साथ रिएक्शन करता है. सभी को याद आया ये बात? जल्दी बोलिए. अरे सभी को याद आया ये बात? यस. अरे इसमें थर्ड कार्बन यहाँ है ना, हियर थर्ड कार्बन, हियर फर्स्ट कार्बन. तो मैंने आपको सिखाया है कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है तो अगला न्यूक्लियोटाइड जो आया होगा उसका फॉस्फेट पार्ट इसके साथ ऐसे एक एस्टर बॉन्ड बनाया होगा. अगेन हियर ऐसे एस्टर बॉन्ड बनाया होगा. अगेन हियर ऐसे एस्टर बॉन्ड बनाया होगा. और अगेन हियर ऐसे एस्टर बॉन्ड बनाया होगा. अगेन हियर ऐसे एस्टर बॉन्ड बनाया होगा. मगर जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड रहा होगा, ये लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड, उसका ये वाला पार्ट जो मैंने दिखा दिया कि एस्टर बॉन्ड बनाया नहीं, ये वाला पार्ट, ये इसका थर्ड कार्बन है. 1 सेकेंड. हाँ, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा और इसका वाला ये थर्ड OH पार्ट यहाँ फ्री रह गया होगा. ये OH यहाँ पे फ्री रह गया होगा. इसीलिए मैंने इस एंड को बोला है फ्री रेस्ट एंड. ऐसे ही हर फॉस्फेट ने अपने बगल वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना लिया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, मगर ये वाला फॉस्फेट फ्री रह गया. इसके साथ कोई नहीं बनाया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, मतलब कि डाइस्टर बॉन्ड नहीं बना है. ये ऑलरेडी अपने न्यूक्लियोटाइड में तो बंधा हुआ है, लेकिन कोई अगला न्यूक्लियोटाइड इसके साथ एस्टर बॉन्ड नहीं बनाया है. ये फ्री रहा है, फॉस्फेट फ्री है ये. इसीलिए आप इसको 5' एंड बोल रहे हैं. ये बात कितनों को समझ में आ गई? याद कर कीजिए जल्दी से. यहां तक कितनों को समझ में आ गई? इसका जस्ट अपोजिट सीन रहा होगा बगल वाले स्टैंड के साथ. मैं आराम से चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात स्टेबल हो सके. तो बगल वाले स्टैंड में भी मैं बात करूंगा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से. गौर कीजिए, ये पहला न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका फॉस्फेट पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगा. कुछ ऐसा बनता चला जाएगा. लेकिन जो ये वाला है इसका OH पार्ट यहाँ पर फ्री रह गया. जो लास्ट वाला है उसका OH यहाँ पर फ्री रह गया. और ये वाला जो फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड था उसका यहाँ पे फॉस्फेट फ्री रह गया. इसका फॉस्फेट फ्री रह गया 5' कार्बन पे, इसलिए इसको बोला 5' एंड. इसका OH फ्री रह गया 3' थर्ड कार्बन पे, इसीलिए इसको बोला 3' एंड. कितनों को समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया? यहाँ तक वाली बातें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये था हमारा ORI साइट. दिस इज ORI साइट. एक ही ORI साइट है ये, ध्यान रहे. दिस इज ORI साइट. अब मैं आपको समझाने चाह रहा हूं कि इंटरमीडिएट साइट पर आप 3' एंड कैसे पाओगे. दिस इज ORI साइट. दिस इज ORI साइट. मैं कह रहा हूं कि इसमें जब आप अगर गौर से चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो आपको Y फॉर्क मिलेगा. क्या मिलेगा? Y फॉर्क. मैं यहाँ पे Y फॉर्क बना के दिखा रहा हूं आपको. हियर this is one Y fork and here this is another Y fork. Here this is another Y fork. ये Y fork सेपरेट नहीं होते. हमने इसको मान लिया सेपरेट. हमने इसको मान लिया कि ये क्या हो गया? सेपरेट हो गया. मुझे एक बात बताइएगा, इस वाले का इधर कौन सा एंड फ्री था? 3' एंड फ्री था कि नहीं था? इस वाले का इधर कौन सा पार्ट फ्री था भाई? 5' पार्ट फ्री था कि नहीं था? इस वाले का इधर 5' पार्ट फ्री था कि नहीं था? और इस वाले का इधर 3' पार्ट फ्री
था या नहीं था? बिल्कुल था। जो ओराई साइट होती है ना, ये ओराई साइट था। जब आप ओराई साइट से दोनों वाई फोर्क को एज अ सेपरेट वाई फोर्क एज्यूम करोगे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे आप 5' एंड को पाओगे और यहाँ पे आप 3' एंड को पाओगे और अगेन यहाँ पे आप 3' एंड को पाओगे और यहाँ पे आप 5' एंड को पाओगे। ये कैसे पाओगे वही मुझे साबित करना है, डोंट वरी, आप ऐसा पाओगे, डोंट वरी, आप ऐसा पाओगे। अब आप ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप 5' एंड ही पाओगे। आप बोलोगे सर यहाँ 3' भी तो पा सकते हैं। अगर मैंने आपको कहा ये वाई फोर्क आप सेपरेट महसूस करो रेप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हुआ होगा, मतलब ये एक पूरा स्टैंड इसके साथ बनेगा और एक पूरा स्टैंड इसके साथ बनेगा, एक पूरा स्टैंड इसके साथ बनेगा और एक पूरा स्टैंड इसके साथ बनेगा। ठीक है, मुझे ये साबित करना है आपको कि आप इस ओराई साइट के ऊपर और नीचे 5' और 3' एंड कैसे एज्यूम करोगे। और इस ओराई साइट में भी यहाँ पे पूरा का पूरा ओराई साइट है, मतलब आप ओराई साइट में एक स्टैंड के तरफ नीचे की तरफ 3' एंड आप पाओगे और एक में ऊपर की तरफ 3' एंड पाओगे। इस बात को मुझे प्रूफ करना है, 1 मिनट में नहीं हो पाएगा, अगले मीटिंग में मैं प्रूफ करूंगा। लेकिन यहां तक का पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसका फोटो ले लेता हूं, इसी डायग्राम में प्रूफ करूंगा मैं। आप भी ले लीजिए फोटो, ले लिए? अब इसका फोटो लेना है तो इसका भी ले लीजिए जल्दी से। चलिए अगले मीटिंग में मिलकर हम आपके साथ इस बात को डिस्कस करते हैं कि आखिर यहाँ पर ये वाला पार्ट कैसे, यहाँ पर आप 5' एंड एज्यूम करोगे और यहाँ पर आप कैसे ये 3' एंड एज्यूम करोगे। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में और हम आपको ये बात प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप बोलिए। ज्योति एनी डाउट यहाँ तक? इस वाले डायग्राम? नो सर, अतीक? नो सर। निशा? नो सर, रिभा? नो सर। अगले डायग्राम अगले मीटिंग में हम आपको ये प्रूफ करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे न्यू स्टैंड का सिंथेसिस कैसे होता है। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग।